नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित सक्सेना और आज हमारी पहली पॉडकास्ट जिसका नाम है गॉसिप अड्डा, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं नक्श थिएटर और स्माइल डेंटल क्लिनिक। और आज हमारी पॉडकास्ट में हमारे पहले मेहमान बनकर आए हैं हमारे शहर के वो हीरो जिन्होंने योग में एक पारंगत हासिल किया है, एक विद्या हासिल करी है, योग विद्या हासिल करी है जिसमें वो पारंगत हैं और उन्हें पूरे शहर में जाना जाता है योगाचार्य के नाम से, जिनका नाम है। और उनका स्वागत करता है नक्श थिएटर गॉसिप अड्डा अपने स्टूडियो में, जिनका नाम है श्री अमित सक्सेना भैया। बहुत बहुत स्वागत है आपका भैया। आपका भी बहुत कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शानदार एकदम। भैया सबसे पहले भैया ये जानना चाहेंगे कि ये योग तक का सफर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो लगभग 2001 से और 2017 तक मैं उसी मेडिकल फील्ड में रहा, क्लिनिकल पैथोलॉजी और जो डायग्नोस्टिक सेगमेंट रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक मन में था, थोड़ा सा ये था कि बचपन से ही आध्यात्मिक स्वभाव था, ऐसा लगता है मेरे को। तो कानपुर में ही मैं एक योग सेंटर था, वहाँ पे मैं ऐसे ही सीखने के लिए जाता था एज ए फिटनेस के रूप में, जैसे लोग जिम जाते हैं। तो और वो जो अपना गायत्री परिवार है उनका वो योग केंद्र था। तो वहाँ पे मैं करीब 6, 7, 8 महीने गया रेगुलर। वहाँ पे मैंने योग किया, थोड़ा सा योग सीखा, बॉडी को थोड़ा सा फिट किया। फिर वहीं पे जो वहाँ भाई साहब थे, श्रीवास्तव भाई साहब, अनु श्रीवास्तव जी, तो उन्होंने मुझको मोटिवेट किया। बोले कि आपका जब योग में इतना रुझान है तो आप इसकी विधिवत पढ़ाई कीजिए। तो उन्होंने मुझको देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो हरिद्वार में है, और वो गायत्री परिवार का ही विश्वविद्यालय है, और हम सभी लोग पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी से परिचित हैं, जो गायत्री परिवार के फाउंडर हैं और बहुत बड़े संत रहे हैं। और उन्होंने बहुत काम किया है योग में, आध्यात्म में, और उस पर चर्चा बहुत बड़ी हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई उनके नाम से परिचित ना हो। और मुझे लगता है कि गुरुदेव की कृपा से ही मुझको वहाँ पे एडमिशन भी मिली। फिर वहाँ से मैंने उसकी विधिवत शिक्षा ली, डिग्री ली, और फिर वो धीरे धीरे मेरा जो रुझान था वो योग की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और फिर मैंने उसमें और भी चीज़ें हैं योग के साथ, जैसे नेचुरोपैथी है, डाइट है जिसको हम आहार चिकित्सा बोलते हैं, और हमारे यहाँ एक विशेष सिलेबस में पढ़ाया जाता है यज्ञ चिकित्सा, अग्निहोत्र चिकित्सा बोलते हैं। और उस पर बहुत बड़े बड़े रिसर्च हुए हैं, भारत में ही नहीं विदेशों में भी। जो बड़े बड़े पर्यावरण वैज्ञानिक हैं उन्होंने उस यज्ञ चिकित्सा पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और सारे एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकल के आया वो वंडरफुल था। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे करके 2017 में मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में शिफ्ट हो गया कानपुर से। और यहाँ पे फिर मैंने एक सामाजिक स्तर पे योग को प्रचार प्रसार के लिए मैंने निःशुल्क कैंप लगाने शुरू किए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि देखिए, चूँकि योग भारत की विधा है और भारत से ही पूरे विश्व में फैली है, और योग कोई आज की चीज़ नहीं है कि हम जैसे आज उसको सभी लोग जानते हैं। योग का अगर आप एविडेंस देखेंगे तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से लेकर जितनी भी सभ्यताएं हैं भारतवर्ष की, उसमें सब में आपको योग का कुछ ना कुछ एथेंटिक प्रमाण मिलेगा। लेकिन योग में क्या है और योग नहीं, देखिए जो भी आध्यात्म जगत का विज्ञान है, इसमें आप स्वयं ही वैज्ञानिक हैं, स्वयं ही पदार्थ हैं, और स्वयं ही लेबोरेटरी हैं। इसमें तीनों चीज़ें आप हैं, क्योंकि इसमें आपको जो अनुसंधान करना है अपने ऊपर ही करना है। बिल्कुल। लेबोरेटरी आपका पूरा शरीर है, तो उसमें कर्ता भी आप हैं, और जिस पे करा जा रहा है वो भी आप हैं, और प्रयोगशाला भी आप ही हैं। तो ये बड़ा जटिल चीज़ है, मतलब इसको ऐसे समझना बड़ा मुश्किल है। तो योग को जब आप एक लंबे समय तक आप करेंगे तो धीरे धीरे क्या है कि आपके ब्रेन की जो परतें हैं वो धीरे धीरे खुलेंगी।
फिर आपको जो मूल उसका तत्व है ना वो आपको समझ में आएगा। वो ऐसा नहीं है कि आपने 15 मिनट की या 5 मिनट की कोई क्लिप देख ली या आपने 2-4 आसन कर लिए, कुछ प्राणायाम कर लिए, तो वो ठीक है, हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं वो फायदा करेगा। लेकिन आप अगर योग का मूल स्वरूप जानना चाहते हैं तो उसमें आपको समय देना पड़ेगा। जैसे हर साइंटिस्ट अपनी रिसर्च में समय देता है, उसको दिन रात खाना पीना कुछ भी नहीं रहता है, तो उस तरीके से इसमें समय देना रहता है। अच्छा भैया, एक बड़ी अहम बात दिमाग में आती है कि योग जो है वो किसी व्यक्ति को बीमार होने के बाद करना चाहिए या फिर बीमारी कोई शरीर में बीमारी कोई घर करे उससे पहले ही योग शुरू करते हैं ताकि वो बीमारी ना हो। ये बड़ी भ्रांति है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं तो योग शुरू करते हैं, है ना? आपके सामने भी काफी बार आया होगा ऐसा। बहुत अच्छी बात है आपने जो पूछी है। हाँ। देखिए, योग, आयुर्वेद या जो अपना भारतीय संस्कृति का जो आध्यात्म है, ये जो है ना, ये एक समय सीमा में नहीं बना है, ये आपकी रूटीन लाइफ है। ठीक है, योग या आयुर्वेद जो है ना, वो ये नहीं है कि जब आप बीमार हुए तब आप कर रहे हैं। जैसे हमारा रूटीन टास्क है कि हम सुबह उठे, फ्रेश होने गए, ब्रश किया, नहाने गए, तो योग, आध्यात्म, आयुर्वेद ये बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं है। ये क्या है, ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। अब आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेद का मतलब ये है कि आपकी किचन में जितने मसाले हैं वो सभी आयुर्वेद के पार्ट हैं। बिल्कुल। जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, जितने भी फल हैं, ठीक है, ये सभी आयुर्वेद का पार्ट हैं। और इसका हमें कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी बेसिक समझ सबको होनी चाहिए। और आज के समय में जो भी बीमारियां हैं, मतलब इस समय तो बीमारियों की बाढ़ आई हुई है। आप आज से 20 साल 30 साल पहले देखिए कि बीमारियां ना के बराबर थी। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि हमारे जो पेरेंट्स थे या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो इन सभी चीज़ों के मैनेजमेंट में बहुत एक्सपर्ट हुआ करते थे। कोई भी दिक्कत है, फटाक से उन्होंने कोई भी रेमेडी तैयार की घर में, और बच्चे डॉक्टर पास कम जाते थे, कोई नहीं जाता था। मैं आपको बताऊं बड़ा अच्छी सी बात, ये बात है लगभग 80s के आसपास की, 85। तो उस जमाने में क्या था कि पहले तो लोग घर पे ही ठीक हो जाते थे, और नहीं ठीक होते थे तो उस जमाने में लोग वैद्य के पास ज़्यादा जाते थे, और वैद्य ही होते थे। तब ये एलोपैथ के डॉक्टर बहुत ना के बराबर होते थे, वो भी होते थे तो बड़े शहरों में। तो 1-2 बार जब मैं घर पे गया उसका, तो काफ़ी बड़ा घर था, तो पता लगा कि भाई पिताजी उनके डॉक्टर हैं। तो हमने एक बार माताजी से पूछा, मैंने कहा MBBS, तब हमें MBBS भी नहीं पता था क्या होता है, 6th-7th के स्टूडेंट थे। तो माताजी से पूछा हमने, तो बोले कि भाई MBBS जो है ना वो बहुत बड़ी डिग्री होती है, सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं उसको। अब हमको थोड़ा सा दुविधा ये हुई कि हमने कहा कि अच्छा, हमारे पड़ोस में ही एक वैद्य जी थे, तो उनके यहाँ बहुत भीड़ लगती थी। अच्छा, वो निःशुल्क उपचार करते थे वैद्य जी जो है, और उनकी करीब 85 एज रही होगी उस ज़माने में। तो मैंने कहा कि माताजी कह रही हैं कि वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और उनके यहाँ उस ज़माने में अगर दिन भर में 5-7 मरीज पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो MBBS थे। और वो जो वैद्य जी थे, उनके यहाँ सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी, 100-100, 150, 200 लोगों की। तो मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं। फिर वो धीरे धीरे जब बड़े हुए तो समझ में आया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चीज़ें जो थी ना, वो धीरे धीरे हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं। और अब क्या है कि अच्छी चीज़ों में आदमी शॉर्टकट ढूंढता है। जैसे योग है, उसमें शॉर्टकट चाहिए उसको। अच्छा, फिर क्या है कि उसमें वैरायटी और चाहिए, वैरायटी भी चाहिए कि उसमें जैसे नॉर्मली योग सेंटर जो होते हैं, जो बहुत अच्छे योग सेंटर हैं, वहाँ पे आपको केवल शुद्ध योग मिलेगा, उसके अलावा वहाँ कोई एंटरटेनमेंट नहीं। बाकी में क्या है कि कहीं डांस हो रहा है, कहीं जुम्बा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो वो एक्चुअली है क्या कि वो एक कॉकटेल बना दिया उन्होंने। तो वहाँ पे योग जैसा कुछ नहीं है। वो योग दिखेगा तो आपको, लेकिन एक्चुअल में वहाँ योग होता नहीं है। क्योंकि योग जो है ना, वो एक बहुत अलग तरीके की विज्ञान है। और इसमें जैसा आपने पूछा कि लोग बाद में करते हैं, अगर इस चीज़ को जैसे हम डेली नाश्ता करते हैं, ब्रश करते हैं, अगर उस तरीके से हम आधा घंटा 40 मिनट अगर योग को हम दे दें प्रतिदिन, ठीक है, और योग एक ऐसी चीज़ है कि आपने एक बार अच्छे से उसको समझ लिया, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप उसके बिना रह पाएंगे, और बीमारियां भी कम होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भैया, एक बात बताइए, जैसे जब आपने शुरुआत करी थी योग की, तब आपको सबसे ज्यादा सामाजिक जो अपेक्षा होती है थोड़ी सी, एक नया आपको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस समय, क्योंकि उस समय योग नहीं था इतना ट्रेंड में, है ना। आज की डेट में लोग समझ भी रहे हैं और करते भी हैं, कुछ लोग जो जागरूक हो चुके हैं। लेकिन जब आपने शुरुआत करी थी तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम सामने फेस करनी पड़ी? सामाजिक उपेक्षा हो, ऐसा कुछ भी ऐसा आपको सामने आया? देखिए, उपेक्षाएं तो कोई भी फील्ड हो, ठीक है,
उपेक्षा का शिकार आपको शुरुआती दिनों में होना ही पड़ता है। कारण ये है कि आपके सामने क्या क्या जैसे देखिए, क्या क्या कहा गया आपसे? मैं उसको उपेक्षा नहीं मानता। देखिए, पहली चीज़ क्या है कि हर व्यक्ति हर चीज़ के लिए नहीं बना है। हम लोग शुरू में थोड़ा सा एक्साइटमेंट में या दुनियादारी को देख के, जैसे मान लीजिए मैंने जिम भी की है शुरुआत में कुछ दिन, तो वो ये था कि उस समय थोड़ा ट्रेंड था, हमने कहा चलो भाई हम भी चलते हैं। तो उसमें बात उपेक्षा की नहीं है, बात ये है ना कि आप किस चीज़ को कितना समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप मीडिया जगत में हैं, अच्छे अभिनेता हैं, ठीक है, तो अब पहली चीज़ तो ये है कि मैं उस विषय में रुचि तब दिखाऊंगा कि जब उसमें मेरी व्यक्तिगत रुचि हो। ठीक है, आप बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, आप बहुत अच्छे आपने प्ले किए हैं, बहुत आपको सम्मान मिला है, तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारा उसमें इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, अब इंटरेस्ट अगर हमारा लॉन्ग टर्म में है, इंटरेस्ट भी दो तरीके का होता है, एक शॉर्ट टर्म, मतलब एक तो बुलबुले जैसा होता है कि आज बुखार चढ़ा, महीने 2 महीने उस बुखार में रहे, उतर गया। एक बुखार ऐसा होता है कि जो जीवन पर्यंत रहता है, जिसको नशा बोलते हैं। नशा हर चीज का होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो योग में जो उपेक्षा है, तो उपेक्षा पहली चीज जो मुझको लगती है, वो मैं उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखता, मैं उसको समझता हूँ उस ज्ञान की कमी। ज्ञान की कमी इन द सेंस ये है कि नहीं, मेरा सवाल जैसे भैया ये इसलिए था कि आज की डेट में कई सारे युवा जो हैं वो शायद ऐसा कुछ अलग काम करना चाहते हैं कि जिस समय आपने योग को करना शुरू किया, जिस समय आपने योग को अपनाना की कोशिश करी, वो उस समय बिल्कुल नई चीज थी एकदम, है ना, शुरुआत था उस समय योग की। तो उस समय आपने पढ़ाई की रही, क्योंकि योग के ऊपर है ना सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बहुत सारे कोर्सेज, डिग्री कोर्स भी किए हुए हैं, पढ़ाई डॉक्टरेट करी है अपने पूरी तरह से। तो उस समय क्या लोगों ने आपसे बोला कि अरे ये क्यों कर रहे हो आप, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करी? ये सवाल इसलिए है भैया क्योंकि आज भी युवा कुछ नया करने की कोशिश करता है, तो वो शायद आपके इस सवाल से, आपके जवाब से उसको जो है कॉन्फिडेंस मिले, उसको एक बूस्टअप मिले कि नहीं, हम किसी नए चीज की शुरुआत हम चाहे कितना भी उपेक्षित हो हम कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है ना कि आप जैसे नॉर्मली क्या होता है ना कि एक उम्र तक ये होता है कि हम पहले अपना कुछ ऐसी पढ़ाई करें कि जिससे हमारी आगे की लाइफ सिक्योर हो जाए। ठीक है, उससे नौकरी मिल जाए या हमारा बिजनेस हो, तो उसी लिहाज से हमने भी पढ़ाई की थी। फिर हमारा अपना डायग्नोस्टिक सेंटर रहा, अच्छा अर्न किया, उससे सारी चीज़ें हुई। फिर एक समय के बाद आपको ये लगता है कि देखिए पैसा सेकेंडरी है, आपको आनंद किस में आ रहा है, क्योंकि व्यक्ति पैसा भी काय के लिए कमाता है। भाई पैसा हम कमाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सारे संसाधन हो, तो संसाधन क्यों हो कि उससे हमको एक आनंद मिलता है। लेकिन जितने भी संसाधन हैं वो एक समय के बाद आपको आनंद नहीं देते हैं। जैसे आज जब हम लोग छोटे थे, शुरू में पोर्टेबल टीवी लिया गया, ब्लैक एंड व्हाइट, तो देखिए एक बच्चे का जो मनोविज्ञान होता है और एक जो बड़े का मनोविज्ञान होता है, उसमें फर्क होता है। बच्चा क्या है कि उसको आप जैसे एक टॉफी भी दिला देंगे ना, तो उसमें उसको वो आनंद मिलेगा कि वो आप एक मर्सिडीज खरीद के नहीं आपको मिलेगा, और वो बच्चा एक टॉफी को पूरे दिन एंजॉय करे। और आपको हो सकता है कि आप 1 करोड़ की 2 करोड़ की मर्सिडीज खरीद के लाएं और आप एक ही राइड के बाद आपको लगा कि चलो ठीक है, बस मतलब वो आपका 1-2 दिन के बाद जो आपके अंदर एक चार्म था उसको लेके, वो खुशी आपकी धीरे धीरे वो वापस धरातल पे आ जाती है। तो आप जैसे कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो पहली चीज उसमें आप ये देखिए कि आपका उसमें व्यक्तिगत इंटरेस्ट है कि आप समाज को या दुनिया को देख के उसमें आ रहे हैं। ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज है। ठीक है, नहीं तो करना क्या चाहिए? जैसे मान लीजिए अब किसी उसमें करना ये चाहिए कि अगर आपका रुझान है, ठीक है, बाकी आप जो काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। हाँ, अगर आप जैसे मेरे साथ है कि आज की डेट में मैंने अपना डायग्नोस्टिक जो पैथोलॉजी का काम था वो मैंने 2016-17 के बाद वो बिल्कुल स्टॉप कर दिया। और जो आपने सवाल किया कि लोग कहते हैं कि बोले भाई आज की डेट में तो मेडिकल प्रोफेशन में अनाप शनाप पैसा है, और बोले तुम क्या यार बाबा से बन गए हो जो है। हाँ, यही चीज मतलब यही जानना चाह रहा हूँ। तो देखिए बात यह है ना कि आपको आनंद किस में आ रहा है। पैसा भी आदमी क्यों कमाता है? आनंद के लिए। लेकिन पैसा एक समय के बाद, हाँ, पैसे का अहमियत खत्म हो जाती है, अहमियत तो रहती है, कम हो जाती है, सेकेंडरी, लेकिन पैसा आपको आनंद नहीं दिला, सुकून चाहिए लाइफ में। एक सवाल है जो बहुत ज़्यादा अभी भी लोग इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ का, कि युवा जो है, क्योंकि ज़्यादातर युवा लोग देखते हैं ना टाइम अपना, तो युवा जो है आजकल जिम जाना पसंद करता है।
योग में उसे लगता है कि उसके मसल्स नहीं बन रहे हैं और उसको जो फ्लेक्सिबिलिटी, जबकि मैं योगा से ही आएगी, लेकिन वो जिम ज़्यादा पसंद करता है ना, अगर उससे बोला जाए कि योग घंटा आपको 1 घंटा करना है प्रॉपर, तो वो नहीं जुड़ता है। जो भी लोग जिम जाते हैं उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है। जिनके बहुत अच्छे वाई शेप, ट्राई शेप हैं या बहुत अच्छे थाइज हैं, तो अब अगर आप उनसे ये कहिए कि वो ऐसे हाथ पीछे ले जाएं या पीठ में अगर इचिंग हो रही है नहीं कर पाएंगे, तो वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमको शरीर को जो है ना वो लोहा थोड़ी बनाना है, हमको तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। और योग क्या है ना, और देखिए आप जिम जाएंगे तो उसमें केवल आपकी फिजिक अच्छी हो जाएगी, कोई जरूरी नहीं है कि आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा हो। योग से बेनिफिट क्या है कि वो आपके पूरे शरीर को, इवन आपके ब्रेन को भी फ्लेक्सिबल कर देगा। ठीक है, वो इतने सूक्ष्म लेवल पे जाके आपको हील करता है कि उसकी कल्पना आप एकदम से नहीं कर सकते हैं। उसका जब वही चीज, उसका टाइमिंग, बिल्कुल उसका टाइम चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप जिम जाके अपने थॉट प्रोसेस को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप योग प्राणायाम करते हैं ना, तो आपका जो थॉट प्रोसेस बिगड़ा हुआ है ना, वो भी आपका एक समय में आके बैलेंस हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि योग और आयुर्वेद, तो योग तो मतलब एक क्रिया है, करना है, और आयुर्वेद एक मेडिसिन है। मतलब नहीं, देखिए जो योग जैसे है क्या ना, कि जैसे जब मेडिकल फील्ड होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का समूह होता है। तो योग है, नेचुरोपैथी है, आहार एवं स्वास्थ्य व्रत है, जिसको हम आज की डेट में डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन बोलते हैं, और दवाई। तो दवा जो है, मतलब इसको हम अलग अलग नहीं कह सकते हैं, ये सारी चीज़ें आयुर्वेद के ही अंतर्गत आती हैं। अच्छा, और देखिए योग भी आयुर्वेद में आता है। अच्छा, एवरीथिंग। अच्छा, अब है क्या कि चूंकि जैसे होता ये है ना कि एक बहुत बड़ा सिलेबस है, तो उसमें हमको बहुत सारी एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, बहुत सारे हैंड्स की जरूरत होती है। और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात भी है ना, वो सबसे लास्ट में आती है। आयुर्वेद और योग ये कहता है कि आप, आयुर्वेद और योग जो है ना, वो बीमारों के लिए नहीं बना है, वो बना है स्वस्थ व्यक्ति के लिए, कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे, और किन्हीं कारणों से मान लीजिए अगर वो अस्वस्थ हो गया है तो फिर उसकी व्यवस्था भी की गई है। अच्छा। ठीक है, जैसे आयुर्वेद में आपकी दवाइयां हैं, पंचकर्मा है। ठीक है, ऐसे ही आयुर्वेद, पंचकर्मा का मतलब होता है शरीर शुद्धि की प्रक्रियाएं। ठीक है, ऐसे ही आपका योग है तो उसमें षटकर्म होते हैं। षटकर्म के द्वारा शरीर में जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकाला जाता है। तो बहुत बड़ी विज्ञान है। कई लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है कि आयुर्वेद में असाध्य बीमारियों का भी मेडिसिन, दवाइयां हैं। नहीं, बिल्कुल है। देखिए, पैथी कोई भी हो, आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है होलिस्टिक अप्रोच का, इसको थोड़ा सा समझना चाहिए सभी लोगों को। और इवन एम्स दिल्ली में एलोपैथ तो है ही है, पूरा सभी को पता है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया में। लेकिन वहाँ पे आयुर्वेद की भी ओपीडी है। अच्छा। आयुर्वेद का इंडोर भी है। अभी लास्ट ईयर मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, वहाँ पे योग की भी ओपीडी है। अब नेचुरोपैथी भी स्टार्ट हो गई है वहाँ पे। लास्ट ईयर नेचुरोपैथी स्टार्ट हो गई थी वहाँ पे। योग, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी। देखिए, नेचुरोपैथी का मतलब ये है कि नेचर का मतलब प्रकृति। तो नेचुरोपैथी में जो भी उपचार होता है, जो हमारे 5 मूल तत्व हैं, अग्नि, जल, वायु और आहार, इनके द्वारा उपचार होता है। उसमें कोई भी मेडिसिन नहीं। अच्छा, और उससे आराम मिलता है। बिल्कुल। आप ये देख लीजिए कि जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, इवन आपको ध्यान हो जब अपने ये मुख्यमंत्री जी थे दिल्ली के, केजरीवाल साहब, ये शुरू में इनको खांसी और जुकाम बहुत रहता था। तो ये बेंगलोर में, शायद मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, वहाँ ये नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में गए थे। राज की बात खोल दी। तो वहाँ पे जाके, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वहाँ पे इन्होंने कुछ दिन नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लिया था। बहुत बढ़िया। और इसका, अच्छा, दूसरी एक धारणा लोगों के मन में ये रहती है ना कि आयुर्वेद या योग लेट काम करता है। तो देखिए, बात ये है ना कि बीमारी कितनी पुरानी है, वो उसी हिसाब से चलेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई चीज आपने 20 साल में इकट्ठी की है तो उसको जानने में कम से कम 6 महीने तो लगेगा। ठीक है, ठीक है। जो भी लोग ये देख रहे हैं पॉडकास्ट, और जो भी लोग योग से इंटरेस्टेड हैं, या वो किसी प्रॉब्लम से, अपने शारीरिक समस्या से गुजर रहे हैं, वो चाहते हैं, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, काउंसलिंग अपने लिए राय लेना चाहते हैं किसी तरह की, या जानना चाहते हैं योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर होगा, आप उनसे फ़ोन कर सकते हैं, मिल सकते हैं जाकर। और अभी पोस्टकास्ट की ख़त्म करना है हम लोगों को, टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। भैया से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारी जो जनता जो देख रही है, हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज दीजिए, और
गॉसिप अड्डा में आके आपको कैसा लगा, और यहाँ पर जो हम एक प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रयास कैसा है हमारा, सफल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल सफल होगा, मतलब गजब की नॉलेज है उनको। ठीक है, तो वहाँ जाके आप योग थेरेपी ले सकते हैं। उसके अलावा किसी को व्यक्तिगत परामर्श करना है या कोई उसको कैरियर बनाना है, तो उसके लिए वो व्यक्तिगत हमसे मिल सकता है या फ़ोन पे कंसल्ट कर सकता है। तो आप कहाँ से, उसका एक रूट क्या होना चाहिए कि जो आपको आगे जाके एक आपको बढ़िया उसका आउटपुट मिले, तो उसके लिए लोग फ़ोन से बात कर सकते हैं, व्यक्तिगत मिल सकते हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में कुछ समय योग के लिए दीजिए, कुछ समय नेचुरोपैथी के लिए दीजिए। एकदम से कोई बीमारी है तो एकदम से आप दवा पे डिपेंड मत हो जाइए। अब टेंडेंसी क्या है ना कि हर चीज़ इतनी आसानी से उपलब्ध है, छोटी-छोटी कि अगर छींक भी आई तो फटाक से मेडिकल स्टोर से गोली खा ली। तो ये जितनी भी छोटी छोटी समस्याएं हैं, इनको हम अगर अपने रूटीन लाइफ से या अपने घर में जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, हमारा किचन जो है ना वो एक तरीके से उसको आयुर्वेदिक दवाखाना ही बोला जाता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी हर्ब्स ऐसी हैं, बस कारण क्या है कि हमको जानकारी नहीं है, या जो जानकारी हमारे लोगों को थी वो हम तक सही तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाई। तो उसकी थोड़ी सी जानकारी करें, योग को थोड़ा सा समझें कि उसकी साइंस क्या है। आप करिए मत, पहले आप उसकी साइंस समझिए कि वो कैसे वर्क करता है। नेचुरोपैथी की क्या साइंस है, वो कैसे वर्क करती है। डाइट की साइंस क्या है, वो कैसे वर्क करती है। डाइट एज ए मेडिसिन, और डाइट एज ए मेडिसिन कभी उस पर एक अलग से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एपिसोड बनाइए। डाइट अपने आप में वो कंप्लीट मेडिसिन है। आप कोई भी बीमारी है आप उसको ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी साइंस पता हो और उसको किस रेशियो में लेना है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो प्रयास है वो बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। और इस बहाने जो हमारे अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं वो एक अच्छी जानकारी आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों, देखिए सबसे बड़ी बात यह है ना कि काम बाद में है, उसकी सही जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। तो आपका जो प्रयास है ना वो नो डाउट जबरदस्त है, और उसमें यही होना चाहिए कि जो जानकारी निकल के जाए वो कम से कम ऑथेंटिक हो। ठीक है, प्रयास यही है। इसलिए जो टैगलाइन है वो ये है कि एंटरटेनमेंट, नॉलेज, बिल्कुल, और सोशल अवेयरनेस। बिल्कुल। कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ थे योगाचार्य अमित सक्सेना जी। आपने उनको सुना, योग के बारे में जाना, आयुर्वेद के बारे में जाना, नेचुरोपैथी के बारे में जाना। अब आज हम आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते फिर आएंगे एक नए मेहमान को लेकर, जिसने अपने ही क्षेत्र में महारत हासिल की होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो लोग इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं वो हमें फॉलो जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आज का पॉडकास्ट उन्हें कैसा लगा, आज की जो नॉलेज थी उनको मिली या नहीं मिली। और हमें यह भी बताएं कि हम अपने पॉडकास्ट में क्या क्या सुधार कर सकते हैं जिससे हमारी क्वालिटी बढ़े और हमारे पॉडकास्ट का अच्छा इंपैक्ट आपके सामने आए। बहुत बहुत धन्यवाद।